आओ, हमने पढ़ लिया बेसिक, हमने कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस, अब ले रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। जिस पैटर्न में क्लास में पढ़ाया था उसी पैटर्न पे रिवाइज कराता हूं। रुको, और तो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हो बस फोकस रखना बेटा, तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि जो पढ़े बैठे हैं उनके भी नलायक को कौन सा याद है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। हर हेड की पहली सेक्शन जो है वो होती है चार्जिंग सेक्शन। पहले तो सेक्शन की प्लेसमेंट बता दूं। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 16 डिडक्शन दे रखी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 17 में 3 चीजें डिफाइन है। सैलरी क्या होती है, सैलरी की डेफिनेशन, परक्यूजिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है उसकी डेफिनेशन। बस 3 सेक्शन है चिल्लड़ सी। 15 में चार्जिंग सेक्शन, 16 में डिडक्शन है बेटा, 3 टाइप की डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। 17 में डेफिनेशन है, सैलरी क्या होती है, परक्यूजिट क्या होती है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है। आज 15 निपटाता हूं जरा। चार्जिंग सेक्शन 15 एक लाइन बोलती है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। Salary is taxable on due or receive basis whichever is earlier. However, any arrear of salary not taxed earlier shall be taxable in the year in which arrears are actually received. थोड़ा चिल्ला के पढ़ाता हूँ, नींद आ रही है आपको। Salary is taxable on due और receive basis whichever is earlier. अगर सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव ना भी हुई हो तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर सैलरी रिसीव हो गई, ड्यू भी ना हुई हो, एडवांस सैलरी, तो भी ये क्या हो जाएगी बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगी। सर क्या मतलब, लोग क्या कहना चाहता है, मैंने पूरे साल काम करा, मेरी सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई, उसके बावजूद भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ड्यू हो चुकी है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। मैंने काम ही नहीं करा, मुझे सैलरी रिसीव हो गई, एडवांस सैलरी। मैंने काम ही नहीं करा, मुझे एडवांस सैलरी रिसीव हो गई, तो भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्स लग गया, कल को जब वो रिसीव होगी देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल, अदरवाइज डबल टैक्सेशन हो जाएगा। और अगर एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को वो ड्यू होगी, देन अगेन नथिंग शैल बी टैक्सेबल, अदरवाइज डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो लाइन दोबारा, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। चाहे ड्यू हो जाए चाहे रिसीव हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, सैलरी पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। मैंने काम करा, सैलरी ड्यू होगी, ना भी मिले इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैंने काम ही नहीं किया, सैलरी मिल गई, एडवांस सैलरी, इसके ऊपर क्या लग जाएगा साहब, टैक्स लगेगा रिसीव बेसिस पे। टैक्स एक ही बार लगेगा, ड्यू बेसिस पे लग गया तो दोबारा रिसीव बेसिस पे नहीं लगेगा। एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो दोबारा ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी। फिर इसमें एक लाइन थी, एनी अरियर ऑफ सैलरी नॉट टैक्स्ड अर्लियर शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच अरियर्स आर एक्चुअली रिसीव। अगर सैलरी का कोई अरियर है, ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल अरियर एक्चुअली में रिसीव होगा। ये कौन से अरियर की बात चल रही है, ये अरियर यानी कि ना तो पास्ट में ड्यू हुआ है, ये अरियर ना ही पास्ट में रिसीव हुआ है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो गया होता तो टैक्स लग गया होता। तो ये कौन सा अरियर है जो ना पास्ट में ड्यू हुआ ना पास्ट में रिसीव हुआ। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 डिस्प्यूटेड सैलरी, लेबर कोर्ट में मैटर चल रहा है, एम्प्लॉय क्यों कह रहा है जी मुझे पेमेंट चाहिए, एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं नहीं मेरा क्लेम बन रहा है। कोई भी मैटर जो लेबर कोर्ट में चल रहा है डिस्प्यूटेड सैलरी है, इसको बोलेंगे अरियर ऑफ सैलरी। या नंबर 2, सैलरी इंक्रीज हो गई रिट्रोस्पेक्टिवली, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है बेटा, ये सैलरी बढ़ गई और बैक डेट से क्या बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, उसको बोला जाता है अरियर ऑफ सैलरी। 23-24 का अरियर 24-25 में मिला, टैक्सेबल 24-25 में होगा। 22-23 का अरियर 24-25 में मिला, टैक्सेबल 24-25 में होगा। 20-21 का अरियर 24-25 में मिला, टैक्सेबल 24-25 में होगा। तो अरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, उस साल टैक्सेबल होंगे जिस साल ये एक्चुअल में रिसीव होंगे। उसके अलावा बाकी जो भी सैलरी बच गई टैक्सेबल कब होगी बेटा, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अरियर का मतलब 2 होता है, या तो डिस्प्यूटेड सैलरी है बेटा, या आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, बैक डेट से क्या हो गई साहब, सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, फोकस रखना बेटा मेरे ऊपर। इनकम अंडर द हेड सैलरी, वही सैलरी टैक्सेबल होती है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है बिटवीन पेयर एंड पे, देने वाले के बीच और लेने वाले के बीच। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो ही इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगी। सैलरी है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वो सैलरी हेड में ना आके इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है बेटा, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है, वो सैलरी हेड में नहीं आएगी क्योंकि पार्टनर कोई एम्प्लॉय नहीं है। वो कौन से हेड में जाती है? अंडर द हेड पीजीबीपी सेक्शन 28 में। अंडर द हेड सैलरी वही सैलरी आएगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एक डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट सर्जन है, जितनी भी हार्ट सर्जरी वो गंगाराम से करेगा, गंगाराम से उसको जो भी मिलेगा वो डॉक्टर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि वो गंगाराम के पे रोल पे है। अपोलो हॉस्पिटल ने उसे एक पर्टिकुलर विजिट के लिए बुलाया, वहां पर भी उसने हार्ट सर्जरी करी है, पर अपोलो से जो मिलेगा वो सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि वो अपोलो के पे रोल पे नहीं है। अपोलो से जो मिलेगा बेटा उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। डॉक्टर गिरीश आहूजा एसआरसीसी कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, एसआरसीसी कॉलेज से उन्हें जो भी मिलेगा उसका पेपर सेट किया उन्होंने, एसआरसीसी कॉलेज जो भी देगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। आईसीएआई ने बुलाया पेपर सेट करने के लिए, आईसीआई के लिए पेपर सेट किया, आईसीएआई से उन्हें रिम्यूनरेशन मिला, ये सैलरी हेड में नहीं आएगा क्योंकि वो आईसीएआई के बेटा एम्प्लॉय नहीं है, वो जाएगा अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम अंडर द हेड सैलरी वही आता है वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और इसमें अलग अलग मैंने केस पढ़ाए थे कि किस किस हेड में जाए। एम्प्लॉय होल टाइम है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय पार्ट टाइम है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पीस रेट है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। कैजुअल वर्कर है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। डायरेक्टर एम्प्लॉय माना जाता है या नहीं? डायरेक्टर रिम्यूनरेशन चेक करो, टीडीएस 192 में कटता है या डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का टीडीएस 194 जे में कटता है। अगर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन टीडीएस 192 में कटता है टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, और अगर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का टीडीएस 194 जे में कटता है टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सुन भी रहे हो ना लायको? शुक्र है। चलो जी आगे, एमपी एमएलए की जो सैलरी होती है टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। पर अगर एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री है उसको जो भी मिलेगा एम्प्लॉय माना जाएगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर क्या मतलब? इंडिया में कितने एमपी हैं? 500? मुझे नहीं पता कितने हैं, 500 समथिंग। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात ना पकड़ ले। 500 के आसपास क्या है जी? एमपी हैं। मिनिस्ट्री उनमें से है 50। पूरे 500 मिनिस्ट्री थोड़ी ना चला रहे हैं, उनमें से जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं उनको बोलते हैं मिनिस्ट्री इन चार्ज। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी के पास है। जो मिनिस्ट्री इन चार्ज हैं वो तो जाता है अंडर द हेड सैलरी, और जो अदर देन एमपी हैं वो सैलरी में ना आके कहाँ जाएंगे? अंडर द हेड अदर सोर्स। राहुल गांधी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एमपी है पर वो कोई मिनिस्टर इन चार्ज नहीं है। कहाँ जाएगी उनका बेटा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लो से पूछा गया ये जजेस को जो सैलरी मिलती है ये कहां पर जाए? जजेस की सैलरी भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वाइंड अप करो। इनकम अंडर द हेड सैलरी वही आता है जहां पर पेयर और पेई के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। अगर सैलरी है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ये सैलरी हेड में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, पार्टनर को जो सैलरी मिलती है कहाँ जाती है बेटा? अंडर द हेड पीजीबीपी। एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलेगी, खाली एमपी एमएलए लिखा है बेटा, अदर सोर्स। एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जजेस टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है या नहीं? चेक करो उनका टीडीएस कहाँ कट रहा है? डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का टीडीएस 192 में है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का टीडीएस 194 जे में है, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है जी। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द हेड सैलरी। टाइम रेट है, पीस रेट है, कैजुअल वर्कर है, एडॉक वर्कर है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, किसी भी टाइप के बेटा एम्प्लॉय हैं टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब होता है सैलरी इन एडवांस। दिसंबर महीने में मैंने जनवरी की सैलरी भी क्या ले ली बेटा? एडवांस ले ली। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल
एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एडवांस अगेंस्ट सैलरी एक लोन की तरह होता है जो मैंने लिया और बाद में इसकी क्या हो जाएगी बेटा, रीपेमेंट हो जाएगी। अरे जब रीपेमेंट ही हो जानी है देन लॉस इज नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एडवांस सैलरी इज नथिंग, इट्स अ सैलरी इन एडवांस। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ काइंड ऑफ लोन जो एम्प्लॉय बाद में क्या कर देगा बेटा, रीपे कर देगा। तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 केवल कॉन्सेप्ट के नाम बोलो बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कॉन्सेप्ट नंबर 2 एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ाया था टैक्स फ्री सैलरी। ये क्या मतलब है, एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 3 लाख। एम्प्लॉय को खुश करने के लिए टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया पूरा का पूरा 3 लाख। क्या सिखाया था, एम्प्लॉय आपकी सैलरी 10 लाख, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है बेटा 3 लाख। बढ़िया एम्प्लॉय है, आपको खुश करने के लिए वो 3 लाख एम्प्लॉयर ने क्या कर दिए, पे कर दिए। देन लॉस इज तबाह बर्बाद हो जाएगा एम्प्लॉय। ये 3 लाख उसकी इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी। और 10 + 3 13 लाख के ऊपर क्या लगेगा साहब, टैक्स लगेगा। लॉ से पूछा गया ये कैसा लॉ बना रखा है, आपको तो टैक्स से मतलब है, टैक्स मिल गया। लॉ से ना any obligation of employee met by employer shall deem to be the perquisite। एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दी, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। एम्प्लॉय के स्कूल के बच्चों की फी एम्प्लॉयर ने दे दी, इनकम मान लो। उसका दूध का बिल एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, इनकम मान लो। उसका बिजली का बिल एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, इनकम मान लो। तो जब उसका टैक्स भी पे कर दिया, ट्रीटेड एज इनकम। तो टैक्स फ्री सैलरी कुछ नहीं होती बेटा, वो टैक्स ही क्या मान ली जाएगी साहब, इनकम मान ली जाएगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा सिखाया था क्लास में, अगर एम्प्लॉयर कहे कि आपकी सैलरी पे टैक्स मैं जमा करा देता हूं, उसके पैर पकड़ लेना कि भाई तू छोड़ टैक्स वैक्स जमा कराना, तू मेरा पैकेज ही बढ़ा दे, 3 लाख मेरे पास तो आने नहीं। वो बिना मतलब के मेरी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। किसके कारण, परक्यूजिट के कारण। परक्यूजिट क्या बोलता है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय की क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो नाम टैक्स फ्री है, पर लो क्या है बेटा, इंटायर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ एम्प्लॉय। कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 3। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। नंबर 3 टैक्स फ्री सैलरी। नंबर 4 कॉन्सेप्ट है बेटा सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयज है बेटा, काम कर रहा है, अपने कुछ टाइम की सैलरी उसने क्या कर दी साहब, सरेंडर कर दी। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए थे 3-4 महीने साहब। सबसे पहले तो गिरीश आहूजा सर का ही लो, एसआरसीसी कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, सारी सैलरी अपनी सरेंडर कर रखी है, खाली 1 रुपया लेते हैं। सर 1 भी क्यों ले रहे हैं, पे रोल पे बने रहने के लिए। बाकी सारी सैलरी इन्होंने क्या कर रखी है, सरेंडर कर रखी है। दिल्ली में बाटला हाउस ट्रेजडी हुई, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की डेथ हुई, पूरी दिल्ली पुलिस ने बेटा 1-1 दिन की सैलरी उनके वीडो के फेवर में क्या कर दी साहब, सरेंडर कर दी। केदारनाथ में चमोली घाटी बेटा डैमेज हुई थी पूरी की पूरी साहब, एसबीआई के एम्प्लॉय ने 1-1 हफ्ते की सैलरी क्या कर दी साहब, सरेंडर कर दी। सुन रखा होगा कुछ, ये एम्प्लॉय अपनी सैलरी क्या कर रहा है साहब, सरेंडर कर रहा है। ये टैक्सेबल हो या ना हो, क्या सिखाया था, लॉ से चेक करो। अगर ये सरेंडर होती है, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, एक्ट का नाम याद कर लेना, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। अगर इस एक्ट में सैलरी सरेंडर करोगे देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके अलावा कहीं मर्जी सैलरी सरेंडर करते रहो, इट शैल बी टैक्सेबल। एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा बेटा कि एक्ट में सरेंडर हुई है या नहीं हुई है। अगर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट, इसमें सरेंडर हुई है देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसके अलावा अगर कहीं और सरेंडर करी है, इंटायर सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल। 4 कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट 2 एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, कॉन्सेप्ट 3 टैक्स फ्री सैलरी, कॉन्सेप्ट 4 सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी, कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपका प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। ये सैलरी टैक्सेबल कहां पर हो, जहां सर्विसेज परफॉर्म करते हैं सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है। प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, जहां सर्विसेज परफॉर्म करते हैं सैलरी इनकम वहां पर टैक्सेबल होती है। इफ द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी कहीं मर्जी मिले,
it shall be taxable in India. If the services are rendered outside India, nothing shall be taxable in India. एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय इंडिया में गुड़गांव में बेटा डेप्यूट हो गया, एम्प्लॉयर यूएसए का है, उसकी सैलरी यूएसए के अकाउंट में ही क्रेडिट होती है, बट इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि सर्विसेज कहाँ परफॉर्म करी है, इन इंडिया सर्विसेज परफॉर्म करी है. एक इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, इन्फोसिस ऑस्ट्रेलिया में उसकी पोस्टिंग हो गई, वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है अपनी ऑस्ट्रेलिया में, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. एक एक्सेप्शन है बेटा इसकी, क्या थी, एम्बेसी. आउटसाइड इंडिया जितनी भी इंडियन एम्बेसी हैं उसमें इंडियन सिटीजन जो काम कर रहे हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है, सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, बट इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. और उसमें था सेक्शन 10 क्लॉज 7, सारे अलाउंसेज एग्जाम्प्ट होते हैं, सारी परक्विजिट एग्जाम्प्ट होती है. ये था कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्लेस ऑफ अक्रूवल. लास्ट टाइम छोटा छोटा बोलना बेटा, कहाँ टैक्सेबल होगी, इफ द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. इफ द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. एक एक्सेप्शन थी बेटा, जो आउटसाइड इंडिया सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में जितने भी इंडियन सिटीजन काम करते हैं, काम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, सैलरी मिल रही है इंडिया से, टैक्सेबल इन इंडिया. इंपॉर्टेंट चीज, सारे अलाउंसेज एग्जाम्प्ट हैं, सारी परक्विजिट एग्जाम्प्ट हैं. ये था कॉन्सेप्ट नंबर 5. कॉन्सेप्ट नंबर 6, इस सैलरी कौन कौन से महीने की टैक्सेबल हो प्रीवियस ईयर 24-25 में. प्रीवियस ईयर 24-25 कौन कौन से महीने की सैलरी टैक्सेबल हो. चेक करो, 2 सिनेरियो पढ़ाए थे. सैलरी ड्यू होती है मंथ एंड पे, रिसीव मिलती है अगले महीने. मंथ एंड पे ड्यू होती है, रिसीव इन नेक्स्ट मंथ. कौन कौन से महीने फंसेंगे बेटा, अप्रैल 2024 से मार्च 2025. अगर मंथ एंड पे ड्यू होती है, रिसीव अगले महीने होती है. जैसे अपने बाय एंड लार्ज इंडियन सिनेरियो में मंथ एंड पे ड्यू होती है, अगले महीने की 7 तारीख या 10 तारीख तक सैलरी क्रेडिट होती है. तो कौन कौन से 12 महीने फंसेंगे बेटा, अप्रैल 2024 से मार्च 2025. और अगर सैलरी ड्यू भी अगले महीने, रिसीव भी अगले महीने, मार्च 2024 से फरवरी 2025. तो एक करक से याद कर लेना कि वो 12 महीने कौन कौन से फंसेंगे जो सिलेबस में है. अगर मंथ एंड पे ड्यू, रिसीव अगले महीने, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर है ना बेटा, क्या लो हो जाएगा, अप्रैल 2024 से मार्च 2025. ड्यू भी अगले महीने, रिसीव भी अगले महीने, तो क्या लो बनेगा बेटा, मार्च 2024 से फरवरी 2025. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया था बेटा, सैलरी इन फॉरेन करेंसी. माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय इंडिया में डेप्यूट है, उसकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी. सैलरी है $5,000 पर मंथ, इनकम निकलनी है इंडियन करेंसी में. तो अब समस्या ये पड़ती थी, एक्सचेंज रेट क्या लें और किस दिन का लें. आप ही आंसर दो भाई. SBI, अगर आपको सैलरी फॉरेन करेंसी में मिलती है, कन्वर्ट करो इसको इंडियन करेंसी में. किस रेट से कन्वर्ट करें, SBI का एक्सचेंज रेट. किस महीने का लें, जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट. जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट. बोलना जरा, मई की सैलरी है 30 अप्रैल का रेट, जून की सैलरी है 31 मई का SBI का रेट, जुलाई की सैलरी है 30 जून का SBI का रेट, अगस्त की सैलरी है 31 जुलाई का SBI का रेट. इस रेट से हम क्या करेंगे साहब, कन्वर्ट करेंगे. ये था चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन. तो हमने पढ़ लिया चार्जिंग सेक्शन, ड्यू रिसीव विच एवर इज अर्लियर एक्चुअल रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होंगे. फिर पढ़ाया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फिर पढ़वाया एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, फिर पढ़ा टैक्स फ्री सैलरी, फिर पढ़ा सिलेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी. फिर इसके बाद क्या लिया था, 5वां बेटा आपका प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी. छठा कौन कौन से महीने की सैलरी टैक्सेबल हो. 7वां सैलरी इन फॉरेन करेंसी. निपटा दूं इसे भी आज. 4 चीजें हैं बस, अलाउंस, परक्यूजिट, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट. हैवी हो गया बस. आज के लिए इतना. नेक्स्ट क्लास सैलरी से ही लूंगा, स्टार्टिंग से लूंगा बेटा. कल ही है, पढ़ के आना. इनकम अंडर द हेड सैलरी सारा निपटा दूंगा. ये सर हमने पहले नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहना प्रवचन.
आज के लिए इतना. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.